Hello buddies, how are you? All of you fine? We completed 2 chapters in economics. Now this is our 3rd chapter, that is the demand. Student, demand and supply, these two are most important concept in economics. If you want to understand the economics in deep way, then I really tell you this thing, and you have to understand these two basic concept. इट इज जस्ट लाइक दैट, अगर आपको मैथमेटिक्स को ढंग से समझना है तो एटलीस्ट आपको जो है टेबल आने चाहिए, आपको एडिशन आना चाहिए, इतना अगर दो आएगा तो बाकी आप कर सकते हो. सिमिलरली सेम वे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, आपको ये दो टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना. आउट ऑफ दैट द फर्स्ट वन दैट इज द डिमांड. सो what is the exact sense of demand? Demand is what? Okay, हम लोग बहुत बार मार्केट में जाते हैं या घर में भी रहते हैं तो एट दैट टाइम हम नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग कि यार मुझे ये खरीदना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे आज जो है मुझे आज सब्जी लेनी है, या मुझे बाइक खरीदनी है. ओके, सो whenever you if anything is useful for you and when you say I want to purchase it, then you can say it is your demand in normal language. साधारण भाषा में आप उसे आप डिमांड बोल सकते हैं. You can say yes, ये आपकी डिमांड है. But in economics, demand is little higher than that. डिमांड थोड़ी हट के है. So what is exact sense of demand in economics? Economics में डिमांड के क्या मायने हैं? So see here, it is I have written here the meaning and definition of demand. The demand is a power of consumer. Consumer की वो ताकत, कौन सी ताकत? Which is backed by, जिसको सपोर्ट है, बैक है. किस चीज का सपोर्ट है? Desire, first thing. Willingness, second thing. Ability to buy the product, third thing. In a particular price and quantity, fourth thing. And given place and time. जब ये 5 component fulfill होते हैं, then only say any commodity is your demand. नहीं समझ में आया? ठीक है, समझाता हूँ. देखो, आपने ऐसा बोला कि भाई मुझे एक स्कूटी खरीदनी है. ये आपकी डिजायर हो सकती है भैया, डिमांड नहीं है. बिकॉज आपने सोच लिया है. आप सोच तो कुछ भी सकते हो भाई. सोच तो मैं ऐसा भी सकता हूँ कि भाई मेरे को कोई ऐसी एक मस्त जबरदस्त गोली मिल जाए जिसको मैं खा लूँ और हवा में उड़ने लग जाऊँ, तो वो क्या मेरी डिमांड हो गई? नॉट, इट इज ओनली यूर डिजायर. ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुझे आज स्कूटी खरीदनी है, तो ये मेरी विलिंगनेस हुई, इच्छा शक्ति. यस, आई वॉन्ट टू परचेस, मुझे खरीदनी. ओके, नेक्स्ट. अब इच्छा शक्ति तो है, बट एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, क्या खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं? दैट मच मनी, जितने से आप उसको खरीद सकते हो. अगर वो है तो डिमांड थोड़ी और पावरफुल होगी. नेक्स्ट, उस प्राइस में वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो रही है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सामने वाला आदमी बेचने के लिए तैयार है पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम में. आप तो खरीदने के लिए तैयार हो, लेकिन सामने वाला आदमी अगर बेचने के लिए तैयार नहीं है तो then that is not considered as demand. So this 5 factors are there which back the demand. ये डिमांड को सपोर्ट करते हैं. जब ये 5 चीजें किसी मैटर में इन्वॉल्व होती है, then you can say that is the demand. ये मेरी डिमांड है, मैं आज ही इतने रुपए में, ये समय में, ये जगह से ये चीज खरीदूंगा, then that is your demand. उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं. I hope so you understood the meaning of demand. Now the another important thing, which factors are that which influence the demand? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड के ऊपर असर डालते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो जो पहला फैक्टर है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है
that is the price of the commodity, and this is the most important factor which influence the demand. जब हम लोग भी डिमांड की आगे डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे वो वर्ड ही वहीं से शुरुआत करता है, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, दूसरी चीजों के न बदलने पर। मैं इसको आधा छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं वहाँ जब डिमांड की डेफिनेशन दूंगा एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। सो दूसरी चीजों के न बदलने पर सिर्फ एक ही चीज है जो डिमांड को सबसे ज्यादा असर डालती है, दैट इज द प्राइस। तो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस द डिमांड, जो डिमांड के ऊपर असर डालती है। कैसे? सो एज प्राइस हैज राइज, डिमांड बिकम लो, एंड एज प्राइस हैज फॉल्स, डिमांड बिकम हाई। समझाता हूं। आप लोग कभी मार्केट में अगर कोई चीज परचेज करने के लिए जाओ तो देखोगे दो जगह पे कोई एक ही कमोडिटी बिक रही है, बराबर है। जहां पे कमोडिटी का भाव कम होगा वहां पे लोग ज्यादा खरीदने के लिए जाएंगे, सेम कमोडिटी, और जहां पे उस कमोडिटी का भाव थोड़ा ज्यादा होगा खरीदने वाले लोग कम होंगे। यानी प्राइस अगर लो है तो डिमांड हाई होगी, और अगर प्राइस हाई होगी डिमांड लो होगी। तो प्राइस इन्फ्लुएंस द डिमांड। नेक्स्ट, डिमांड इज बैक्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की प्रायोरिटी क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, बराबर है। दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। अगर मान लो कि आपको जो है बासमती चावल ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और आपकी इनकम आपको सपोर्ट करती है, तो आप बासमती चावल की डिमांड करोगे क्योंकि आपका जो है टेस्ट वो ज़्यादा आप प्रेफर करते हो, ठीक है। तो और आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किसको प्रायोरिटी देते हो। सपोज आप जीन्स की पैंट पहनना ज़्यादा पसंद कर रहे हो रेदर देन ट्राउजर, then definitely your preference influence the demand, वो डिमांड को मार्केट में असर डालेगा। नेक्स्ट, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, बट बिफोर दैट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर। इनकम इज ऑल्सो वन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। इनकम भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड के ऊपर अपनी पूरी की पूरी पकड़ जमाता है, अपनी असर डालता है, बराबर। कैसे? अगर आपकी इनकम हाई है तो अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड भी असर करेगी, और अगर आपकी इनकम लो है तो डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी। प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं, प्राइस को बाद में देखते हैं, पहले गुड्स की बात करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर, वन इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स? एक के बदले दूसरा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। पैंट के बदले जीन्स की पैंट, मीन्स ट्राउजर के बदले जीन्स की पैंट, शर्ट के बदले टी शर्ट। टी शर्ट कैन सब्स्टिट्यूट द शर्ट, शर्ट को हटा के उसको पहना जा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। गुजराती में और हिंदी में उसके लिए शब्द है स्थानापन्न, यानी उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरा यूज किया जा सकता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूट। आपका बाइक की जगह पर स्कूटी, सब्स्टिट्यूट। एक को रिप्लेस करके दूसरा यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट। ओके। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, बराबर है। यानी कैसे? ये बोर्ड और ये चौक ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। पेन की जगह पर पेंसिल, एक दूसरे के, सॉरी, पेंसिल एंड रबर ये दोनों एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। मान लो कि अगर जो है क्या कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे भाई इतना भाव बढ़ रहा है, खरीद के जो है क्यों अपना ये करें। तो एक के भाव बढ़ने से दूसरे की प्राइस के ऊपर असर, डिमांड के ऊपर असर होता है। सब्स्टिट्यूट, ओके, यहाँ पर अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, बराबर। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कोक एंड पेप्सी, बराबर। 10 रुपए की पेप्सी थी, 12 रुपए हो गई, कोक अभी भी 10 रुपए का है, तो पेप्सी के भाव बढ़ने से ऑटोमेटिकली कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग उसको छोड़ देंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे। So price of related goods means substitute goods and complement goods also influence the demand. Next, expectation about future price. अगर भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं, if price will be rise near future, then it influence the demand. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर में नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि भाई आपको मालूम पड़े कल आलू के भाव जो है कहते हैं 40 से 100 रुपए किलो हो जाएंगे, आज क्या होगा मार्केट में अफरा तफरी मिल जाएगी, लोग ज़्यादा इकट्ठा करके ले जाएंगे। मीन्स अगर कल भाव अगर बढ़ने वाले हैं तो डिमांड आज बढ़ जाएगी, और उसका उल्टा वाइस वर्सा, आपको मालूम पड़े 40 रुपए का आलू कल 20 रुपए में मिलने वाला है, तो आज जो है कहते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और दूसरे दिन उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस near future, okay, that also influence the demand. And most important thing, the size of the population, जनसंख्या का आकार। ओके, देश में किस तरह के लोगों की बस्ती है, कैसी जनसंख्या है। इफ मोर एल्डर पीपल आर देयर, अगर बूढ़े लोग देश में ज़्यादा हैं तो किन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, चश्मे की डिमांड बढ़ेगी, लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी भी सर्वाइव करने वाली मेडिसिन्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, दांतों की डिमांड बढ़ जाएगी, बराबर है। वो फूड जो एल्डर पीपल लोगों के लिए ज़्यादा इजी है, डाइजेस्टिव है, उसकी वैल्यू बढ़, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बराबर है। और आजकल तो एल्डर लोगों के लिए भी ये डाइपर्स आते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं देन डेफिनेटली उनसे रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं, प्रोडक्ट हैं, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर देश में अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है, आपके जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी डिमांड बढ़ेगी। जस्ट इमेजिन, टी शर्ट, जीन्स, परफ्यूम, बराबर है, वैराइटीज ऑफ परफ्यूम, शूज, और एट द सेम टाइम सर्विस में जो है जो बार्बर वगैरह है इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल, ये वो सॉरी। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिमांडेड मोर। और मान लो छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो नैपीज, चाइल्ड फूड, बराबर है, फिर और उनके डायपर, ठीक है, उनसे रिलेटेड मेडिसिन, चाइल्ड प्रोडक्ट जो भी हैं, खिलौने, दिस ऑल थिंग्स डिमांड विल बी राइज। ओके, सो पॉपुलेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। ओके, now I am going to explain you the definition of demand and demand curve with schedule and graph. Okay, now see the law of demand, मांग का नियम। देखो बच्चों, कोई भी दुनिया के लॉज हैं, चाहे वो फिजिक्स के लॉ हो, चाहे वो
केमिस्ट्री के लॉ हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे वो कोई एस्ट्रोफिजिक्स के हो, whatever laws are there, they are depend on certain hypothesis. The meaning of hypothesis is the applied condition. जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तब तक लॉ फुलफिल होगा नहीं. तो कोई भी लॉ, कोई भी नियम किसी अप्लाइड कंडीशन पे अप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस. सो व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड का नियम क्या है, रूल क्या है? तो ये बोल रहा है यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेन द सेम. याद करो मैंने आगे उसको आधा छोड़ दिया था कि बाकी चीजों के सेम रहने पर, तो कौन कौन सी चीजों के सेम रहने पर? कस्टमर का टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, कस्टमर की इनकम बदलनी नहीं चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज नहीं बदलना चाहिए, बराबर है. ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, इन चीजों में कोई फेरफार होना चाहिए नहीं. दैट इज द अदर थिंग्स रिमेन द सेम. बाकी सब चीजों के एज यूजुअल रहने पर क्या होगा? तो ये बोल रहा है द लो प्राइस डिमांड इज हाई. मीन्स अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं और उस कंडीशन में अगर प्राइस लो है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. एंड हाई प्राइस डिमांड इज लो, और अगर प्राइस हाई है तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी लो, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा संबंध है? इनवर्स. गुजराती में कहे तो व्यस्त संबंध है, इनवर्स रिलेशन है. ओके, मींस अगर एक कंपोनेंट बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और दूसरा अगर पहला कंपोनेंट अगर डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ओके, सो दैट इज द इनवर्स रिलेशन. ओके, तो देयर इज अ inverse relation between the price and demand. So what hypotheses are there? कौन कौन सी assumption है, कौन कौन सी मान्यताएं हैं? तो मान्यता वही है कि टेस्ट ऑफ एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज. यानी ये लॉ तभी अप्लीकेबल होगा, ये उसी कंडीशन में अप्लीकेबल होगा जब कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदलेगा नहीं. अगर उसमें बदलाव आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड ये चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं. दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज. ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव आया नहीं है, क्योंकि अगर इनकम बदलेगी, घटेगी, बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इट विल इन्फ्लुएंस द डिमांड, डिमांड के ऊपर असर डालेगी. तीसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज. जो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके भाव में भी कोई चेंज आना चाहिए नहीं. भविष्य में भाव बढ़ने चाहिए नहीं. पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो बदलना चाहिए नहीं. देन ओनली दिस लॉ विल अप्लीकेबल. इज इट क्लियर? इतना समझने के बाद में, इतना दिमाग में रखने के बाद में यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है. तो मैंने यहाँ पे एक देखो ग्राफ ड्रॉ किया है. दिस इज योर y एक्सेस, दिस इज योर x एक्सेस, और मैंने यहाँ पे ले लिया स्केल ऑन x एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट एंड स्केल ऑन y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपीज, क्योंकि प्राइस को हम लोग रुपीज में देखते हैं, 10 रुपीज. ओके, अब देखो यहाँ पे जब प्राइस 10 रुपए थे, बराबर है, तो खरीदने वाले देखो कितने लोग थे? 25 लोग थे. भाव कम थे तो खरीदने वाले ज्यादा थे, लेकिन भाव बढ़ गए. देखो 20 रुपए हुए तो 20 ही लोग खरीदने वाले रहे. भाव और बढ़े 30 रुपए तो सिर्फ 15 लोग ही खरीदने वाले हैं. ओके, भाव और बढ़े 40 रुपए तो सिर्फ 10 लोग ही कमोडिटी परचेज कर रहे हैं. और देखो भाव और बढ़े 50 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही खरीदने वाले रह गए. मीन्स एज प्राइस एज राइज, डिमांड क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई, सिक्योरिटी चली गई. एंड इन दिस कंडीशन योर ग्राफ विल बी ड्रॉन लाइक दिस वे. ये स्लोप नीचे की तरफ जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व, and it is always negative
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ऐसे ही जाएगा। डिमांड का ओके, एंड दिस इज द मोस्ट important part, and in next part this extended form I am going to explain you, and that is the individual demand and market demand, one thing, and that is last part, and at the same what are the exceptional case of the demand, डिमांड के एक्सेप्शनल केस कौन कौन से, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं है, बराबर है। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। वापस मिलेंगे तो एक्सेप्शनल केस और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ओके, बाय, सी यू।